हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोग का पहला हेड्स ऑफ इनकम क्या था, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज से बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी। ये बहुत इजी है, ऐसे पूरा इनकम टैक्स इजी है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा इजी है। हम लोग इसको बोलेंगे इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये जनरल और ऑनर्स दोनों के लिए है। इसका वेटेज हम लोग देखते हैं पास ट्रेंड में 10 मार्क्स का आता है, मतलब एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाबू, हेडिंग डाल लो। इसका सेक्शन है 22 to 27। कुछ बेसिक बात आप लिख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग 5 हेड्स ऑफ इनकम था, 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या था, मेरे साथ बोलना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, पीजीपीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और आईओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होता था। 5 हेड्स ऑफ इनकम हमारे सिलेबस में है, साथ साथ और भी कुछ चैप्टर्स है। 5 हेड्स ऑफ इनकम में हम लोग कितना हेड्स कम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। पहला हेड्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, दैट इज इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पढ़े थे बाबू, याद होगा आपको, तो सेक्शन 15 पढ़ाए थे, दैट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। कोई भी पैसा अगर एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है ना, वो चार्जेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सिमिलरली सेक्शन 22 ये है चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करने के लिए क्या बेसिक कंडीशन फुलफिल होना होगा। तो इसके लिए सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 तीन बात बोलता है, आप मेरा बात समझने का कोशिश करिए। सेक्शन 22 बोलता है देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। मेरे साथ आप लोगों को बोलना है, देयर मस्ट बी अ, तो सेक्शन 22 बोलता है देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू। ये अपॉर्टेनेंट का मतलब होता है अटैच। अपॉर्टेनेंट का मतलब क्या होता है बाबू? अटैच। मान लो आपका बहुत बड़ा घर है और साथ में छोटा सा ग्राउंड भी है ना, तो अगर ग्राउंड के साथ एक बड़े मैदान में ग्राउंड में ना आपका घर है बना हुआ है और वो बाउंड्री है, तो वो पूरे को सबको हाउस प्रॉपर्टी हम लोग मान लेंगे। अभी हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 22 पहला बात बोलता है देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द एसईसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। The SEC must be the owner of such house property. The property should not be used by the SEC for his business and profession purpose. तो हम लोग 3 पॉइंट पढ़े हैं और उसको अभी हिंदी में बताते हैं। पहला पॉइंट हम लोग क्या बोले? पहला पॉइंट क्या बोले बाबू? There must be a house property. बाबू 3 पॉइंट हम लोग आपको लिखाए हैं, बताएं, समझाएं, समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या है, कौन बोलेगा? बोलो, पहला पॉइंट क्या है? अरे बोलो ना जोर से। वेरी गुड, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू। ये पूरा लाइन बोलिएगा, आगे बोलो। The SEC must be the owner of such house property. The property should not be used by the SEC for his business and profession purpose. अब बोर्ड में देखो, देखो ये मेरा लैंड है। क्या लैंड से आने वाला इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? ये मेरा क्या है? जमीन है, लैंड है, वेकेंट लैंड है, ठीक है ना, खाली जमीन है, ठीक है। कभी शादी वगैरह होता है तो हम बुकिंग में दे देते हैं, पता है? नहीं पता है, अभी हम बता दिए, बहुत है, किसी को ज़रूरत होगा तो बताना। ये बड़ा, काफ़ी बड़ा मैदान है और ठीक है ना, अच्छा भी लगता है, बैठे बैठे इनकम हो जाता है। तो आप लोग बाबू डिसाइड करो, ये इस लैंड से आने वाला इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और नॉट? द आंसर इज नो। ओनली लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। ये खाली ज़मीन है। आप कहीं पे यहाँ बिल्डिंग बना दो, सर ये गेट लग रहा है,
बाबू इमेजिनरी, इमेजिन करो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है आपका। सर 2 बिल्डिंग बनाना है, नहीं बाबू एक भी बिल्डिंग होगा चलेगा। नॉट ओनली बिल्डिंग, मतलब ना इनकम टैक्स ने बोला छत होना जरूरी नहीं है। बोला ये कैसा बात, अगर आपका ग्राउंडेड है ना, 4 दीवार है ना, उसको भी हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी जानते हो, ठेल के घर दूसरा जगह लेके जाओ तो वो घर कहाँ से होगा, वो फिक्स रहेगा, मूव नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो अब यहाँ पहले जमीन था तो ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं था, इसका आने वाला इनकम कहाँ पे चार्ज टैक्सेबल होगा, या आईओएस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, या अगर मेरा बिजनेस है जमीन को भाड़ा पे देना तो ये तो मेरा बिजनेस हो गया। बिजनेस कहाँ है, पीजीपीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या मेरा बिजनेस है, अगर ये मेरा बिजनेस है, खाली ज़मीन को भाड़ा पे देना है, चाहे वहाँ पे कोई इवेंट हो, चाहे वहाँ कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो शादी के लिए, कोई भी पर्पस के लिए, कोई भी इवेंट के लिए हम अगर उसको रेंट में दे रहे, उसका आने वाला इनकम कहाँ पे जाएगा बाबू, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, या आईओएस में जाएगा या पीजीबीपी में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब घर बंद किया जस्ट बिकॉज ऑफ घर, तो पहला लाइन क्या बोला, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू। समझ में आया। तो अब यहाँ बिल्डिंग के बनने के वजह से ये पूरे को क्या बोला जाएगा बाबू, हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुआ। अच्छा ये छिपा लो, इसको हाइड कर लो। अब ये क्या है, ये लैंड है, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, ग्राउंड है, तो इसका आने वाला इनकम, इसको हम भाड़ा पे देंगे, आने वाला इनकम या आईओएस में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, या पीजीबीबी में जाएगा। अब देखो, अब यहाँ तो हम लोग क्या बना दिए ना, बिल्डिंग बना दिए। अब इसके आने वाला है जो भी जनरेट होगा, इनकम आएगा ना, वो कहाँ पे जाएगा बाबू, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। समझ में आया। तो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22 है जो 3 बात बताता है, हम आपको बता दिए। अब घर का मतलब क्या होता है, घर का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये क्या है, ये आपका छोटा सा घर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ये यहाँ पे आपका पौधा वगैरह लगा है, गार्डन है छोटा सा, तो ये सबको क्या हम लोग मानेंगे, हाउस प्रॉपर्टी। अब बीच में रोड गया है, ये रोड है, ठीक है, और यहाँ भी आपका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो ये अटैच है क्या, इसको अटैच नहीं बोला जाएगा, बीच में तो हाईवे रोड आ चुका। यहाँ ये हाउस प्रॉपर्टी 1, ये हाउस प्रॉपर्टी 1 और ये हाउस प्रॉपर्टी 2, इसका अलग कैलकुलेशन होगा, इसका अलग कैलकुलेशन होगा। अब अगेन अगर यहाँ पूरा मैदान है, ठीक है ना, तो ये तो फिर हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आएगा नहीं, 22 से लेकर 27 में आएगा नहीं, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन 22 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ये बताता है 3 बात जो अभी हम आपको लिखा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, झोपड़ी भी होना चाहिए, झोपड़ी का मतलब हट मट जो भी आप समझो वो भी होगा, तब भी हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्लियर है। अटैच होना चाहिए। चलो अभी आप बताना, ये मेरा घर है, छत नहीं है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी है। यस। रूफ होना नॉट कंपलसरी, रूफ नहीं है, अल्लाह पैसा देगा रूफ आ जाएगा, छत लगवा लेंगे, ढलाई तो लगवाना है, ठीक है। तो रूफ टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के लिए 4 दीवार होना चाहिए। दीवार मिट्टी का भी हो सकता है, सीमेंटेड भी हो सकता है, जो भी आपको दिया होना है, लेकिन मूवेबल नहीं होना चाहिए, इमूवेबल होना चाहिए। इसमें चक्का नहीं लगा रहना चाहिए, तब तक तो ठेला गाड़ी होगी आपका, ठीक है। क्लियर है। चलिए, ईडन गार्डन, सिनेमा हॉल, ये किस कैटेगरी में आता है, ईडन गार्डन, सिनेमा हॉल, ये सारा हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ईडन गार्डन में तो छत नहीं है, ग्राउंड तो है, तो वो क्या हुआ, छत होना हम कब बोला जरूरी है, जरूरी नहीं है। तो ये ईडन गार्डन क्या हुआ, हाउस प्रॉपर्टी। आइनॉक्स सिनेमा हॉल जितना भी है वो क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है। सर सिनेमा हॉल में तो छत होता है, तो हम पहले भी बोले छत हो भी सकता है, छत इज नॉट अ मैटर, मैटर क्या है, बाउंड्री होना चाहिए। अब बाउंड्री कैसे होना चाहिए, सीमेंट से भी कर सकते हो, मोरंग से भी कर सकते हो, बालू से भी कर सकते हो, मिट्टी से भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है, दीवार होना चाहिए। बोलो यहाँ तक समझ में आया। कंप्लीटेड हाउस प्रॉपर्टी ही हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, 2 हो गया, 3 हो गया, अभी चौथा में क्या हो गया ना, मिस्त्री पकड़ के चला गया थाना, इलीगल काम होता था
ये अभी भी क्या है ना, ये अभी भी हाउस प्रॉपर्टी के कैटेगरी में नहीं आया, ठीक है ना। जो कंसर्न अथॉरिटी है इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं देगा, जब तक ये पूरा बन नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अंडर कंस्ट्रक्शन घर को कभी भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। बोलो ना, अंडर कंस्ट्रक्शन को हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। कंस्ट्रक्शन है भाई, बहुत घर देखे हैं, काम चल रहा, आदमी नीचे रह रहा, आदमी का पॉपुलेशन भी तो इतना ज़्यादा है, क्या करेगा आदमी, ठीक है। हमें आपका प्रोजेक्ट चल रहा, आप बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहते हो, नीचे बन गया, रहने दो आदमी लोग को, बनता रहेगा, आदमी रहता रहेगा। वैसे भी हाउस प्रॉपर्टी को तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है, 1-2 दिन में तो बनता नहीं है। कुछ हालात समझ में आ रहे हैं, सर के ऊपर से जा रहा है। चलो, रियून्ड हाउस मतलब जो खराब हो गया, बर्बाद हो गया, उसको हाउस प्रॉपर्टी के कैटेगरी में नहीं लेते। समझ में आया। किरण को अच्छा नहीं लग रहा, जाते जाते ट्यूशन से बम मार दी, तो वो क्या हुआ, घर क्या हो गया, घर क्या हुआ सर, घर में तो बर्बाद हो गया ना, धुआं निकली, उसको रियून्ड बोला जाएगा, बर्बाद हो चुका है। तो वो भी कैटेगरी हम लोग के हाउस प्रॉपर्टी के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी के कैटेगरी में क्या आएगा, बात समझ में आया, क्लियर है। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा भाई, लैंड, ओनली लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। लैंड के साथ बिल्डिंग भी होना चाहिए, हम लोग समझे दीवार होना ज़रूरी है, छत होना ज़रूरी नहीं है। और क्या क्या हाउस प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आएगा, कंप्लीट हाउस होना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो हम उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। रियून का मतलब बर्बाद हो चुका, तो उसको भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। कंस्ट्रक्शन है, यहाँ ठेला लगा हुआ, चक्का लगा हुआ है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, स्टीयरिंग है, होता है बहुत जगह, मालूम है, घर जानते हो, बस में घर बना दिया, उसको एक टर्म है, हमको नाम नहीं याद आ रहा है, टाटा कैरावन। तो जो भी है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह, बहुत जगह स्टेट में क्या होता है ना, क्लाइमेट कंडीशन अलग, सबका वेदर और क्लाइमेट कंडीशन अलग होता है, जहाँ पे उन लोग इस तरीके से घर बनाना पड़ता है। मतलब समझो बस में ही घर रहेगा हम लोग का, आएंगे जाएंगे, तो उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के कैटेगरी में नहीं लेते। वो तो आप कहीं भी जा सकते हो, आज यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा, चला के कहीं और लेके चले जाओ, समझ में आए, दिस कैन हैपन। बोलो सेक्शन 22 क्लियर हुआ, सेक्शन 22 क्लियर हुआ। तो पहला लाइन हम क्या पढ़े थे, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू। अपरटेनेंट का मतलब अटैच, ये अटैच होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। ये अटैच है, अटैच नहीं सर, रोड हो गया तो इसको हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा। सर ये रोड को बोला तो जाएगा, इसको बोला जाएगा। यहाँ बोलने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, खाली मैदान होगा तो फिर हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। छोटा सा घर बनाइएगा, घर बनाइएगा तो सबको हाउस प्रॉपर्टी बोल देंगे, समझ में। पार्क सर्कस मैदान कोई देखा है, वो हाउस प्रॉपर्टी है सर, हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है। अगर उसमें एक बिल्डिंग कहीं भी कोना में बन गया ना, तो सबको हाउस प्रॉपर्टी बोल देंगे हम लोग। समझ में आया यहाँ तक, सेक्शन 22 समझ में आया। तो एक इंसान का, हम लोग ये क्यों पढ़ ले बाबू, हम लोग पढ़ ले, यहाँ पे बोर्ड में देखो, हम लोग पढ़ ले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है हम लोग का जो भी इनकम आएगा, 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करके हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, ठीक है। तो हम लोग जो टैक्स देते हैं अपने एक हेड्स पे नहीं देते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करना होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईओएस, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करेंगे। जो भी आएगा कुछ डिडक्शन होगा, उसको माइनस करने के बाद हम लोग को टैक्स देना होगा, ठीक है ना। वी पे टैक्स 5 हेड्स पे, एक इंडिविजुअल हेड्स पे हम लोग कभी टैक्स नहीं देते हैं। तो अगर कोई इंसान मान लो सैलरीड से भी कमाता है, तो उसका क्या प्रोविज़न है, कितना अमाउंट सैलरी टैक्सेबल होगा, अभी तक हम वही पढ़ते थे। अगर कोई इंसान मान लो सैलरी से नहीं कमाता है, किसी का 2-3 घर है, वो घर को भाड़ा में भी दे लेता है, तब भी तो इनकम आ रहा, आपका इनकम जनरेट हो रहा ना। तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा, जब जब आपके पास पैसा आ रहा, हम एक प्रोविज़न बना देंगे, आप हमको भी दो, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए तो कुछ पैसा इनकर्ड होता है ना गवर्नमेंट का। तो वो गवर्नमेंट कहाँ से लेगा, आपसे ही पैसा लेके आपका ही भला करेगा। जो रोड बनता है, जितना भी हम लोग का फ्री सर्विस हम लोग को गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, वो कहाँ से आता है, हम लोग का ही तो पैसा है। जैसे ब्रिज बन रहा, और बताइए तो जितना रोड्स बन रहा, आप ट्यूशन आए होगे अपने घर से, आपको और आपके घर को और हमारे ट्यूशन को क्या कनेक्ट कर रहा है, रोड। तो रोड कौन बनाया, हम लोग थोड़ी बनाए, वो तो गवर्नमेंट बनाया, लेकिन उसका पैसा हम ही लोग से बना के, हम ही लोग से लेके बना के दिया जा रहा, मतलब सर्विस हम ही को दिया जा रहा है, उसका पैसा हम ही से चार्ज किया जा रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी तो पहला समझ में आया। अभी हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग करने वाले क्या, अगर हमारे पास घर है तो अगर घर को हम भाड़ा में लगाएंगे तो हमको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। तो अगर हम घर से कमाएंगे तो सरकार क्या बोलेगा, बोलो तो, तुम कमा रहे हो हमको भी तो थोड़ा दे दो।
ठीक है, सरकार क्या बोलेगा, तुम कमा रहे हो ना, अच्छा बात है, हमको भी दे दो। यहां तक समझ में आया बाबू आपको? तो हम लोग आज पढ़ेंगे ना लेट आउट प्रॉपर्टी, ऐसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी होता है, वो आज के क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग का टॉपिक है एलओपी। एलओपी का फुल फॉर्म होता है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी हम लोग का टॉपिक क्या है, एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी सेक्शन। अभी हम सेक्शन में उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा जब नोट्स देंगे। सेक्शन है ऐसे 23(1) होता है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। यहाँ पे लेट एलओपी का मतलब क्या होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा ये मेरा घर है, देख लो बाबू, ये घर है, हमको यही बनाना आता है बाबू। ये एलओपी है, ये एसओपी है। एसओपी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम खुद रहते हैं। हम जिसमें खुद रहते हैं, सरकार को उसमें टैक्स क्यों देंगे, हम तो उसमें खुद रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ आराम से इस घर में एंजॉय करते हैं। अच्छा हम अपने घर में रहेंगे, हमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा? हम लोग अपने घर में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, हर ज़रूरी काम करते हैं, ठीक है, हमको कहीं से पैसा आने का ज़रिया है? सर कैसा बात कर रहे हैं, हम लोग तो इतना ज़माना से रह रहे हैं। अगर हम लोग अपने घर में रहते, पैसा भी मिलता, इंसान काम करने क्यों जाते बाहर? घर में रहो ना, पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना, तो नहीं है। तो एसओपी का मतलब होता है जिस घर में हम रहते हैं वो उसमें इनकम आएगा नहीं, तो इसमें जब इस इनकम आने का ज़रिया नहीं है तो इसका प्रोविज़न कुछ खास नहीं है, इसीलिए आज के क्लास में हम एसओपी डिस्कस नहीं करेंगे। समझ में आया? अगर सेक्शन बोलिएगा तो 23(2)(a) है, ठीक है, 23(1) है। तो हम लोग बात करेंगे एलओपी। एलओपी का मतलब होता है मेरे पास हम घर है और हम और भी बहुत सारा घर है, मेरा ज़रिया है, सोर्स ऑफ इनकम है, घर को भाड़ा में लगा के रेंट हम खाते हैं, और ये बहुत अच्छा इनकम है, ठीक है, और बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन इस बिज़नेस में आने के लिए आपके पास ह्यूज पैसा होना चाहिए ना, कि आपको जगह जगह पे घर लीजिएगा, ठीक है, रियल इस्टेट का बिज़नेस, आप घर लीजिएगा, फिर वहाँ पे आप उसको कोई टेनेंट को जुगाड़ करके उसमें आप उसको डालिएगा, फिर वहाँ से कमाइएगा। तो पैसा कमाने के लिए तो इन्वेस्ट करना होगा ना। तो हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे किसी के पास एक घर से ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके एक घर, दो घर, तीन घर से ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे बोलो? ऐसा तो नहीं है एक घर में एक कपड़ा रखेंगे, दूसरे घर में दूसरा कपड़ा रखेंगे, इतना अमीर कोई नहीं होगा बाबू। होगा तो मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगा। तुपसिया वाला घर में हम पैंट रखेंगे और बेग बवान वाला घर में हम शर्ट रखेंगे, तो फिर आएंगे कैसे? पैंट और शर्ट का मेल कैसे होगा? ये तो कोई बात ही नहीं समझ में आ रहा। कोई जितना भी अमीर हो एक एक घर में एक एक सामान नहीं रखेगा, समझ पा रहे हो? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो हम लोग का मैनेज करना, ये बाबू जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे करना पॉसिबल थोड़ी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग बात करें एक लोगों के पास कितना घर है, एक दो घर से ज़्यादा है, ठीक है ना, दो तीन घर है, तो हम बताओ क्या दिमाग काम कर रहा है? एक घर में तो रह रहे, बाकी घर में ताला बंद करके रखेंगे। अगर आप ताला बंद किए थे तो रहे, मतलब आप लिए क्यों? अगर हम घर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक घर में रह रहे, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उससे हम लोग दो पैसा कमाएं। तो अगर मेरे पास एक घर है, दूसरा घर को हम क्या करेंगे? रेंट में। सर हम रेंट में नहीं देंगे, कभी इस घर में रहेंगे, कभी उस घर में रहेंगे। चलो अब आपके पास दो घर है, अब दो घर है, अब दो घर के बाद एक घर फिर खरीद लिया, अब आपके पास तीन घर हो गया। अब क्या करोगे? मान लो अब दो घर में रहते हो, कभी इधर कभी इधर, तीसरा घर, तो तीसरा घर को तो आपको भाड़ा में देना ही होगा ना। क्लियर है? हम लोग बंद करने के लिए तो घर नहीं लिए हैं। तो अगर कोई भी इंसान कमाना चाहता है, घर खरीदना चाहता है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही होगा, घर को हम भाड़ा में चढ़ा देने के लिए। तो जब भाड़ा चढ़ाया जाएगा, रेंट में दिया जाएगा, तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा? एलओपी। एलओपी का मतलब होता है लेट आउट प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो अब गवर्नमेंट बोलेगा आपके पास क्या आ रहा बाबू? आने का, इनकम आने का जरिया आ रहा, आप हमको क्या दे दो? टैक्स दे दो। क्लियर है? तुमको मालूम है एलओपी का इतना कड़ा रूल्स है ना, आपके पास घर है, आप घर को भाड़ा में चढ़ाओ या ना चढ़ाओ तब भी सरकार आपसे टैक्स मांगेगा। बोलोगे ये कहाँ सा? क्योंकि
पूरे इनकम टैक्स में एक हाउस प्रॉपर्टी एक वाहिद हेड्स ऑफ इनकम है जहां पे आप कितना कमा सकते हो उस पे टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। आप कितना कमाते हो उस पे टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा, कितना कमा सकते हो, आपका पोटेंशियल कितना है, आपका अर्निंग कैपेसिटी कितना है। जैसे एग्जांपल के तौर से ये मेरा घर है, हम इस पे भाड़ा में देंगे ना तो मान लो साल का ₹1,00,000 कमा लेंगे, साल में कमा लेंगे, ठीक है ना। इसका अर्निंग कैपेसिटी कितना है? ₹1,00,000। अगर हम इस घर को भाड़ा में देंगे तो हम साल का कितना कमा लेंगे? ₹1,00,000। अगर हम नहीं देते हैं, घर को भाड़ा पे नहीं देते हैं, सरकार को बोलते हैं हम भाड़ा में नहीं दिए, मेरा इनकम नहीं आ रहा, हम आपको टैक्स नहीं दे पाएंगे, सरकार बोलेगी घर का अर्निंग कैपेसिटी कितना है, तो हम बोलेंगे अर्निंग कैपेसिटी 1,00,000 है, तो बोले कोई बात नहीं 1,00,000 पे टैक्स दे दो। हम बोलेंगे हम कमाए कहाँ? बोले तो आपका गलती। अब कोई नौजवान बच्चा घर में बेरोजगार बैठेगा तो बोलेगा हम कमा नहीं रहे, तुम्हारा गलती। आप नौजवान बच्चा हो, 10,000 रुपये तो गिरा हाल में कमाओगे, आप नहीं कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो तो आपका गलती ना, नहीं कमा रहे हो आपका गलती। आप कितना कमा सकते हो? कुछ भी नहीं मालूम। अरे मजदूरी कर सकता है राजमिस्त्री, डेली का 1,000 रुपया, महीना का 30,000, ठीक है, तो कमा सकता है ना। उसका अर्निंग कैपेसिटी कितना है कोई भी इंसान का? हम आप ही क्या बात करते हैं, आपका अर्निंग कैपेसिटी कितना? 30,000 रुपया महीना। अब नहीं कमा रहे हो, सरकार क्या बोलेगा? इसका अर्निंग कैपेसिटी कितना है? नहीं कमा रहा है तो सरकार कितना पे टैक्स मांगेगा? ये बोलेगा सरकार माई बाप हम 1,00,000 रुपया कमाता थे, सरकार बोलेगा वेल डन माई चाइल्ड, आप हमको 1,00,000 पे टैक्स दो। सरकार छोड़ने वाला नहीं है। सरकार क्या बोलेगा? आपका अर्निंग कैपेसिटी कितना है? अच्छा अर्निंग कैपेसिटी हम 1,00,000 रुपया कमाते हैं, बोला कोई बात नहीं 1,00,000 पे टैक्स दो। सरकार हम 1,00,000 नहीं 30,000 कमाते हैं, तो सरकार का एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक वैल्यू उन लोग निकालता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको टैक्स हर हाल में देना होगा। आप सरकार से उम्मीद से ज़्यादा कमाते हो तो खुद ही बोल दोगे कितना कमाते हो? 1,00,000 रुपया बोल रहा, कोई बात नहीं 1,00,000 पे टैक्स दो। मेरे हिसाब से इसको कितना में कमाना चाहिए था? 30,000। ये खुद से कितना बोल रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? विच एवर इज हायर। हम रटाना नहीं चाह रहे, विच एवर इज हायर। मेरा एक्सपेक्टेशन है और उसका इनकम विच एवर इज हायर, इसी को बोला जाएगा जीएबी। हम पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे। जीएबी निकालने का मतलब क्या होता है? मेरा एक्सपेक्टेशन और उसका कमाई जो ज्यादा होगा, मेरे हिसाब से वो कमाता है 30,000 रुपया कमा जाएगा। अब हम सुनना चाहते हैं, बोलो कितना कमाते हो? 1,00,000। तो अब टैक्स कितना में देगा? 1,00,000। इनवर्स बोलोगे, मेरे हिसाब से कमाता है वो 30,000, अब कमा कितना रहा है? 15,000। मेरा एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल नहीं कर रहा, हम क्या मानेंगे? झूठ बोल रहा। आप कितना कमा सकते हो? कम से कम गिरा हाल में कितना कमा सकते हो? 30,000। आप कितना कमा रहे हो? विच एवर इज हायर। आप 15 जैसे कमा सकते हो आप 30,000, बट कमा रहे हो वो हमको बोल रहा है, हम नहीं समझ रहे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। वो बोला हम 15,000, तो अभी भी हम किस में टैक्स मानेंगे? हायर। हम बोलेंगे भाई मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपका मार्केट में 30,000 तो गिरा हाल में मिल रहा, ठीक है, गिरा हाल में आपको 30,000 मिलना चाहिए, समझे? हम क्या डिटरमाइन किया? 30,000। अब देखेंगे 30 से वो ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा अमाउंट पे टैक्स मांगेंगे, 30 से कम मंगा रहा है तो 30 से कम आ रहा है तो बोलेंगे भाई मेरे हिसाब से तो 30 आ रहा है, आपको जो टैक्स देना होगा 30 में। क्लियर है? आप कमा रहे हो कितना? जैसे हम उसका अर्निंग कैपेसिटी 50,000 रुपया निकाला है, आप कितना कमा रहे हो? देखो मेरे हिसाब से वो कितना कमाना चाहिए? 50। वो कमा रहा है कितना? 25,000। तब वो टैक्सेस में देगा 50। मेरा एक्सपेक्टेशन तो 50 है, मेरा एक्सपेक्टेशन तो 50 है। उमर तुम कितना कमा रहे हो? 45,000 रुपया महीना, ठीक है। मेरा एक्सपेक्टेशन है 1,00,000 रुपया। उमर का हम कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है। मेरा एक्सपेक्टेशन कितना है? उमर कितना बोला कमा रहे, तो कितना पे टैक्स देगा? हम बोलेंगे उमर दैट इज योर प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू लिसन। हम सरकार है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे देश चलाना है, मुझे 1,00,000 ऊपर टैक्स दे दो। उमर बदमाशी मत करो। सही में 45,000 कमा रहे हो? अभी रूल 4 पढ़ाएंगे आपको अभी रूल 4 पढ़ाएंगे, आने वाला है। सही में कमा रहे हो ना, तो गवर्नमेंट थोड़ी ना देखने जा रहा आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग पढ़ेंगे एलओपी का टैक्स कैसे निकालेंगे। टाइम बता दो कितना? 2 मिनट में कहता हूँ। चलिए आइए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट,
इसको आएगा एनआर नोशनल रेंट, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, जो ज्यादा होगा इन दोनों में से जो हायर होगा उसको क्या बोला जाएगा? नोशनल रेंट। नोशनल रेंट और एसआर स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा होगा, जो लोअर होगा, उसको आरईआर बोला जाएगा, लोअर। फिर ठीक है, फिर एआरआर क्या आ चुका? जीएवी स्टैंडर्ड रेंट, सब लिख देते हैं। ठीक है, तो जीएमवी का फुल फॉर्म है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। जीएमवी का फुल फॉर्म क्या है बाबू? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। जीएमवी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। उसके नीचे क्या लिखे हैं? एफआर। एफआर का फुल फॉर्म क्या है? फेयर रेंट। एफआर का फुल फॉर्म क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आरईआर का फुल फॉर्म क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। लिख दे या डिक्टेट कर दे रहे? बोल तो दिए यहां तक, बोलो क्लास बोलो। जीएमवी का फुल फॉर्म क्या है? एफआर का फुल फॉर्म क्या है? एक बार फिर से। अच्छा, नोशनल रेंट कैसे आएगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर। फिर से बोलेंगे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, उसको क्या बोला जाएगा? नोशनल रेंट। क्या बोला जाएगा बाबू? नेशनल रेंट नहीं, नोशनल रेंट। चलो, एसआर का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड रेंट। एसआर का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड रेंट। आरईआर का फुल फॉर्म सर रीजनेबल बोलना जरूरी है। चलो, एक्सपेक्टेड रेंट बोल दो। नहीं बोल पाओगे तो एक्सपेक्टेड रेंट बोल सकते हो। अच्छा, आरईआर बोलने में क्या तकलीफ हो रहा है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अगर रीजनेबल भारी लग रहा, ठीक है। एआरआर का फुल फॉर्म एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। 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 ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको क्या बोला जाएगा? जीएवी। चलो, दोनों में से जो ज्यादा होगा, हायर होगा, उसको क्या बोला जाएगा? हायर जो होगा जीएवी बोला जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको क्या बोला जाएगा? जीएवी। बोलो, जीएवी किसको बोला जाएगा? सर, आरईआर और एआर में जो ज्यादा होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएवी बोलते हैं। यार सर, जीएवी का फुल फॉर्म? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो, एक हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेंट 500, एआरआर 1000। चलिए आइए, जीएवी कैसे निकालेंगे? चलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। बोलो मेरे साथ, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 100। ठीक है ना, इससे क्या कंपेयर करेंगे? फेयर रेंट। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में दोनों में से ज्यादा कौन सा है? फेयर रेंट। तो ये फेयर रेंट को क्या बोला जाएगा? नोशनल रेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नोशनल रेंट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? 500। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? तो दोनों में से छोटा क्या होगा? ये इसको क्या बोला जाएगा? बोलो ना, आरईआर। दोनों में से छोटा क्या है? तो एक पहले हम लोग क्या किए? बोर्ड में देखो, पहले क्या किए हम लोग? 100 और 200 में क्या लिए? हायर लिए। हम लोग इसको हाई लो हाई भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाई लो हाई। हाई लो हाई। यहाँ हाई, इन दोनों में क्या लेंगे? लो। अभी फिर हाई ले लेंगे। हाई लो हाई। आरईआर का फुल फॉर्म रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और एआरआर कितना है हम लोग का? 1000। अब इन दोनों में क्या लेंगे? फिर हाई लेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग का जीएवी कितना आ जाएगा बाबू? 1000 आ जाएगा। समझे? हम लोग का जीएवी क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। आइए इसको समझते हैं। हम गवर्नमेंट है, एक्सपेक्टेड, मेरा एक्सपेक्टेशन कितना है?
200। बंदा कमा रहा है कितना? हम बोलेंगे हम गलत हैं, ये सरकार का एक्सपेक्टेशन है, सरकार का हम एक्सपेक्टेशन है ना। हम अभी बोले हम लोग जो टैक्स चार्ज करेंगे हायर ऑफ अबव, इन दोनों में से जो हाई होगा, हम गवर्नमेंट है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग? मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग? 200। प्रॉपर्टी मैक्स टू मैक्स कितना अर्न कर सकता है? A property can earn max to max how much? 200 rupees. This is my expectation on that particular property. This is my expectation on that particular property. A property that can earn, that can fetch a maximum rent that is up to rupees 200 रुपया. But property कितना in reality कमा रहा है? 1000 रुपया कमा रहा है, तो हम कितना टैक्स मांगेंगे? 1000 रुपया एग्जैक्ट। ये 1000 रुपया पे टैक्स मांगेंगे, ये 1000 रुपया टैक्स नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी कमा रहा है 1000 रुपया तो हम क्या बोलेंगे? आप 1000 रुपया टैक्स दे दीजिए, 1000 रुपये पे आप पे इम्पोज करेंगे टैक्स, ठीक है ना। 1000 रुपया दैट इज योर इनकम। आपका इनकम 100% टैक्स नहीं होता है, आपका इनकम का कुछ पोर्शन टैक्स होता है। योर इनकम, आप जो भी एक्स अमाउंट कमाते हो, उस एक्स अमाउंट इज नॉट 100% गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, उसका कुछ पोर्शन गवर्नमेंट के पास जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे जीएमवी का मतलब क्या होता है, डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम यहीं रखते हैं। आज एक्चुअली अभी और भी बाकी है, अभी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट सब किसको बोला जाता है। तो अभी टाइम ओवर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।